हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें मैंने लिए हैं 5 इंग्लिश के एडवांस वर्ड्स जो कि हाईली एडवांस वर्ड्स हैं। स्पोकन के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी हैं, कंपटीशन वालों के लिए भी और रिटन वालों के लिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द है हमारे पास बोस्ट। अब बोस्ट को बोलते हैं शेखी मारना। शेखी मारना, डिंगे हाँकना, बनकर दिखाना। बनकर कैसे दिखाना? सपोज मैंने एक गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, अब उसके ऊपर नंबर प्लेट भी लूंगा ना। 5,000 रुपए की जगह मैंने दिए 15 लाख रुपए वीआईपी नंबर लेने के लिए। तो मेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है। लेकिन देखो 15 लाख लिए और मैंने नंबर प्लेट लगाई 007 001 111 4 बार 1, इस टाइप से वीआईपी नंबर ले लिए। और आपको मैं दिखा रहा हूं, देख मेरे पास वीआईपी नंबर की गाड़ी है। तो ये क्या हुआ? मैंने शेखी मारी ना, अपना पैसे का रुतबा दिखाने के लिए बढ़ चढ़ के डिंगे हाँक रहा हूं मैं आपसे। तो किसी काम की नहीं होती, लेकिन लोग दिखाते हैं, बॉस्टिंग करते हैं। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि ये शेखी मारता है, ही इज अ बोस्टर। बोस्टर बोल सकते हैं आप उसको। ही इज अ बोस्टफुल पर्सन, ऐसे भी बोल सकते हैं आप उसको। तो आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, अपने मुंह मियां मिट्ठू, सुना है ना। देखो डींग, शेखी, इसी को ओस्टेंटेशन भी बोलते हैं। क्या? ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन को आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द होता है ओस्टेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर ब्रैग, ही इज ब्रैगिंग। ब्रैगिंग मतलब कि शेखी मार रहा है, बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। रेंटिंग, रेंट बोलते हैं, जैसे कि अमेरिकन बहुत ज्यादा इस शब्द को यूज करते हैं, तो ध्यान रखना। रेंट का मतलब भी शेखी मारना या फिर बड़बड़ डिंगे करना होता है। तो बोस्ट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हेस्ट। हेस्ट को बोलते हैं हड़बड़ी, शीघ्रता। शीघ्रता में आप यहां पर ऐसे कर लीजिए, जल्दी, उतावली बोलते हैं ना इसको। तो बड़ी उतावली लगी हुई है, ये तो काफी उतावला हो रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना, हड़बड़ी, शीघ्रता, जल्दी, तेजी, उतावली, हेस्ट बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हेस्ट। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए इसके अन्य शब्द देखिए। कहने को हमारे पास 5 शब्द हैं, लेकिन इस 5 से बाकी के जो 15 हैं, यानी टोटल में 20 शब्द सीख रहे हैं हम। ये देखो हरी, हरी का मतलब भी जल्दी होता है। आई एम इन अ रश, मैं हड़बड़ में हूं, जल्दी में हूं। टाइप 1 पर्सनैलिटी, टाइप ए पर्सनैलिटी के कुछ लोग होते हैं हु आर ऑलवेज इन रश। सुन रहे हो मेरा सेंटेंस? हु आर ऑलवेज इन रश, हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं कि जैसे अभी कुछ होने वाला है। अब देखो इसी को इंपल्सिवनेस बोलते हैं। क्या? इंपल्सिवनेस। अब देखो यहां पर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये है स्ट्यूपर। क्या? स्ट्यूपर, स्ट्यूपर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्ट्यूपर। अब देखो स्ट्यूपियर को मूर्छा, मूर्छा यानी कि बेहोशी। अब देखो अचेतनता भी बोलते हैं। अब चेतन यानी कि कॉन्शियस, अचेतनता यानी अनकॉन्शियस। अब देखो यहां पर इसको नार्कोसिस भी बोलते हैं। नार्को को ध्यान रखना, आपने सुना होगा नार्को टेस्ट होता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, उसके अंदर वो ऐसे द्रव्य देते हैं कि उससे दिमाग सुन्न पड़ जाता है, बेहोश होने लगता है, यानी चेतनता खो जाती है। और एक्सटीरियल बॉडी यानी कि जो हमारी तीसरी लेयर है, जिसके अंदर सब कुछ बना है, वो प्रकट होने लगती है, यानी असली आदमी वहीं प्रकट हो जाता है और उससे सच्चाई उगलवाई जाती है। तो नार्कोसिस को सुनता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सुनपन आप करके बोल सकते हैं। मूर्छा, अचेतनता, स्लम्बर, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये स्लम्बर। स्लम्बर को ध्यान में रखना है। और डिलीरियम, डिलीरियम को भूलना मत बिल्कुल, काफी जगह पढ़ने को मिलेगा। डिलीरियम को भी मूर्छा बोलते हैं, बेहोशी बोलते हैं। जैसे कोई शराब पी लेता है, तो शराब पीने के बाद क्या होता है, एक्चुअल में वो थोड़ा अनकॉन्शियस होना चालू होता है, उसके कॉर्टेक्स से उसका साथ हटना चालू होता है। अभी देखिए कोर्टेक्स क्या होता है, आपको मैं समझाता हूं। देखो कोर्टेक्स की वजह से ही तो मैं हाथ हिला रहा हूं। ये ब्रेन के एक कंपोनेंट है, जिसकी वजह से मैं अपने सांस को भी कुछ क्षणों के लिए रोक सकता हूं, यानी कि ये मुझे कंट्रोल प्रोवाइड करता है। जब हम बेहोश होने लगते हैं तो इसी कोर्टेक्स से साथ छूट रहा होता है हमारा, और हम लड़खड़ाने लगते हैं। तो शराबियों को देखा होगा आपने, बिल्कुल ऐसे गिर पड़ के चलते हैं। बट शराब अगर ज्यादा ही पी ली तो ड्रंकन स्ट्यूपर बोल देंगे उसको, यानी कि पी के बेहोश हो गया है,
कुछ होते हैं ऐसे भी शराबी होते हैं स्मैकी टाइप, जो कि इतनी पी लेते हैं कि वो मूर्छित हो जाते हैं और बोरी बन जाती है और बोरे बनकर उनको फेंकना पड़ता है कहीं पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं पिलेज। पिलेज को ध्यान में रखना है आपको कि पिलेज को डकैती, डाका डालना बोलते हैं। डकैती यानी कि लूट पाट करना, लूट मार करना, यानी उजाड़ देना, वहां से किसी से जबरदस्ती कुछ छीन आना, तो इसको बोलते हैं पिलेज। पिलेज को प्लंडर भी बोलते हैं। प्लंडर यानी भर लिया, सब छीना झपटी कर ली, प्लंडर। रॉबरी, रॉबरी बड़ा आम वर्ड है, सुना होगा, लेकिन प्लंडर थोड़ा कम सुना होगा, पिलेज बहुत कम सुना होगा। देखो ये वर्ड बिल्कुल ही नहीं सुना होगा, अब सुनो। देखो इसको बोलते हैं डेसिक्रेट। क्या? डेसिक्रेट। डेसिक्रेट को भी जैसे कि किसी का अपमान करना, आपने एक तरीके से उसका अपमान किया तो उसकी इज्जत लुट गई एक तरीके से, यानी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इतना अपमानित हो गया। तो इसको उस सेंस में लेकर चलना आप, अपमानित की सेंस में। चलो डेसिक्रेट आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखते हैं हमारा आखिरी शब्द, इसको बोलते हैं जेपर्डी। जेपर्डी जोखिम को बोलते हैं। जोखिम, जोखिम कैसे भी बोल सकते हैं आप। खतरा, तो खतरा भी बोलते हैं और ऐसे वाला खतरा भी बोलते हैं। तो खतरे में डालना को जेपर्टाइज बोलते हैं। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है, सही उच्चारण इसका क्या है? जेपर्डी। जियोपैर्डी नहीं है, जेपर्डी, इसमें ओ साइलेंट है। तो जेपर्डी, जोखिम उठाना, खतरा। खतरे को रिस्क बोलते हैं, यानी कुछ संदेह हो जाना, संशय हो जाना किसी चीज के ऊपर। थ्रेट यानी कि वो जानलेवा साबित होने वाली है, तो आपको आभास हो जाता है, तो उसको संशय बोलते हैं। इसी को हम बोगल बोलते हैं। बोगल बोलते हैं, बड़ा ही अच्छा वर्ड है बोगल। डेंजर, डेंजर आप आमतौर पर जानते हैं, रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने। तो बोगल, थ्रेट, रिस्क, जेपर्डी। अब मैं बोलता हूं कि thousands of jobs are in jeopardy right now in India। भारत में जो हजारों जॉब्स हैं वो खतरे में हैं, ऐसा आप जानते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर ये बोलना चाहूं कि उसने मुझे ना खतरे में डाल दिया, तो मैं बोलूंगा he has jeopardized me। जेपर्डी को जेपर्डाइज्ड कर दिया मैंने, यानी उसने मुझे खतरे में डाल दिया। तो मुझे आशा है आपने अच्छे से समझा होगा। इन सारे शब्दों को लिख लो, लिखकर रिकॉल करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, रिकॉल किए बिना याद नहीं होंगे। रिकॉल नहीं करना चाहते तो कम से कम 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लेना, ये खुद ही छप जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि कुछ लोगों की मेमोरी ऐसी होती है कि वो लिखकर याद करते हैं, कुछ की सुनकर याद करते हैं। सुनने वाले ज्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम सुनकर और देखी हुई चीज को ज्यादा रिमेंबर रख पाते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पर सीखेंगे, ये है हैगर्ड। सही उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? हैगर्ड। हैगर्ड को हम मरियल, दुबला पतला, थका मांदा बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं होते, हम बोलते हैं अपनी भाषा में सुक्खड़, तो सुक्खड़ होते हैं, उनकी हड्डी पसली सब चमक रहा होता है। और ऐसे फिड्डू बोलते हैं हम, जैसे उनके गाल भी अंदर धसे हुए होते हैं पूरे। तो ऐसे में वह भयंकर रूप धारण किए हुए होते हैं। कुछ लोग अजीब से महसूस होते हैं, उनको इंग्लिश में स्किनी बोला जाता है। मरियल व्यक्ति को स्किनी भी बोलते हैं, दुबला पतला होता है बिल्कुल हड्डी के समान, उसको आप स्किनी बोल सकते हैं। यहाँ पर थका मांदा भी बोलते हैं। अब थके मांदे को हैगर्ड बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर। केयर वॉन दूसरा शब्द है, केयर वॉन भी बोलते हैं आप, और रेडल भी बोलते हैं। तो ये 2 शब्द भी आपको याद करने हैं, सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं इसी के ही। तो यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, मान लीजिए मैं ही सोकर नहीं आया और मैं आपको ऐसा देखता हूं बिल्कुल लटके हुए चेहरे की तरह, या फिर कोई व्यक्ति अत्यधिक रात को बैठकर शराब पी जाए तो उसके बाद उसके चेहरे का हाव भाव सब लटका हुआ होगा, है ना। तो ऐसे में मैं सेंटेंस बना सकता हूं, शी लुक्ड बिट हैगर्ड आफ्टर अ स्लीपलेस नाइट। वह थोड़ी थकी मांदी दिखी क्योंकि वह सोई नहीं थी, ना सोने के कारण वह थकी मांदी महसूस हुई। तो शी लुक्ड बिट हैगर्ड आफ्टर अ स्लीपलेस नाइट। अब देखते हैं यहाँ पर रेवेज। रेवेज को हम बोलते हैं विध्वंस, तहस नहस, नाश करना, उजाड़ देना, निस्तो नाबूद कर देना। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में इसको रुइन बोलते हैं, रुइनेशन, रुइन बोलते हैं।
डैमेज भी बोलते हैं, एक्सटर्मिनेशन भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, डिमोलिशन भी बोलते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा वर्ड बोल दिया अपनी तरफ से, रूइन, डैमेज, एक्सटर्मिनेशन। आप 3 भी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 याद करना चाहें तो डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन भी लिख सकते हैं। अब देखो एक्सटर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन को होता है जड़ से सफाया कर देना, रिमूव कंप्लीटली। कैसे? मान लो आपके घर में कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आप लेकर आए मार्केट से पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक। आपने कीटनाशक का छिड़काव किया और सारे के सारे कीट वहां से उनका जड़ से सफाया हो गया, उनका आपने क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया। तो विध्वंस कर दिया तो एक्सटर्मिनेशन किया आपने। आप घर में जैसे बुलाते हैं पेस्ट कंट्रोल वालों को, तो पेस्ट कंट्रोल वाले क्या करते हैं? पेस्ट कंट्रोल वाले भी तो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल वाले जो मैं बोल रहा हूं ये तो है आम लैंग्वेज, बट आपको इंग्लिश में बोलना हो तो उन लोगों को क्या बोलेंगे आप? एक्सटर्मिनेटर। उस व्यक्ति को जो पेस्ट कंट्रोल करता है ही इज कॉल्ड एक्सटर्मिनेटर। अब यहां पर जानते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं द फॉरेस्ट वॉज रेविस्ड बाय फायर। मतलब कि पूरे जंगल का नाश हो गया आग के कारण, आग फैल गई जंगल में और पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है पूरा जंगल। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट वर्ड स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट को कठोर, कड़ा से कड़ा, कड़ी से कड़ी, अड़ियल, जिद्दी, किसी भी रूप में आप समझ सकते हैं। स्ट्रिंजेंट कठोर को बोलते हैं, रीग्रस बोलते हैं। क्या? रीग्रस। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? रीग्रस, रिगोरस नहीं बोलना, रीग्रस। रिजिड बोलते हैं, शी इज अ वेरी रिजिड पर्सन। यह काफी अड़ियल किस्म की लड़की है। ही इज वेरी रिजिड, ये तो बड़ा कठोर व्यक्ति है। हाश भी बोलते हैं हम। हाश में आपको देखिए मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है, आर को साइलेंट रखना है, हाश, हाश बोलना है। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बोलना चाहते हैं तो आपको आर प्रोनाउंस करना पड़ेगा, फिर हार्श करके बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप इसको यूके में बोलें हाश। चलिए यहां पर देखते हैं। अब मान लीजिए मैं इसके ऊपर सेंटेंस बनाता हूं, ही फेल्ड टू मीट स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। वह जो नियुक्ति के लिए गया था, यानी कि अपने चयन के लिए किसी जॉब के लिए गया होगा, वह वहां पर फेल हो गया क्योंकि वह उनके कठोर नियमों, क्राइटेरिया का पालन नहीं कर सका, यानी उनको मीट नहीं कर सका। अब देखते हैं यहां पर बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस को उद्यमी बोलते हैं। आप सुनते होंगे, हम बोलते हैं ना आमतौर पर ये तो उद्यमी बालक है, ये तो काफी हा हुल्ला करता है, शोरगुल करता है, शरारतें करता है, तो उसको उद्यमी बोलते हैं, बॉइस्ट्रस। इसको आप रोम्पिश बोल सकते हैं, एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, काफी एंथुजियास्टिक होते हैं, तो आप रोम्पिश और एक्साइटेड भी बोल सकते हैं। मैं ऐसे सेंटेंस भी बना सकता हूं इसके ऊपर, द चिल्ड्रन आर वेरी बॉइस्ट्रस टुडे। मतलब कि जो आज बच्चे हैं ये काफी शरारतें कर रहे हैं, उधम मचा रखा है इन्होंने। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, बॉइस्ट्रस। फैक्सीमिली, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? फैक्सीमिली। कैसी आवाज आ रही है? फैक्स की। देखो कैसी आवाज आ रही है? फैक्स, FAX। आगे ई मिली, फैक्सीमिली। चलिए आपको फैक्स मिली ऐसे याद कर लो। फैक्स यहां से मैं भेजता हूं तो आपके पास सेम कॉपी पहुंचेगी ना, हूबहू शक्ल की कॉपी पहुंच जाएगी, तो उसको बोलते हैं फैक्सीमिली। फैक्सीमिली को प्रतिलिपि यानी कि हूबहू शक्ल की। अब यहां देखो ठीक नमूना, ठीक नमूना, नमूना बोलते हैं हम। अब देखो इसको हम इंग्लिश में दूसरे शब्दों में रेप्लिका बोलते हैं। क्या? रेप्लिका, क्योंकि एकदम से हूबहू शक्ल की निकाली है। और एक बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके लिए, प्रोटोटाइप। ये देखिए ये सबसे करेक्ट वर्ड होता है प्रोटोटाइप, जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि बिल्कुल हूबहू नमूना। तो समझ में आया आपको? प्रोटोटाइप, रेप्लिका। हाँ, एक शब्द सुना होगा आपने, जीरोक्स। तो जीरोक्स आपको कभी भी नहीं बोलना है कि मैं जीरोक्स करवाने जा रहा हूं, नहीं। आप या तो फोटोकॉपी बोलेंगे या कॉपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जीरोक्स तो मशीन थी सबसे पहली। अब क्या था, प्रचलन में ऐसे ही होता है कि सबसे पहले मशीन आई तो लोग प्रिंट निकलवाते थे, कॉपी निकलवाते थे। तो कोई ऐसे बोला कि जा जीरोक्स करवा ला, उसका मतलब ये होता था
कि जाओ उस मशीन में से नमूना निकलवा लाओ। तो आपको समझ में आई बात। तो जीरोक्स इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, जीरोक्स नहीं बोलना आपको रेप्लिका बोलना है, प्रोटोटाइप बोलना है, प्रतिलिपि, ठीक नमूना, फैक्सी मिले। अब इसके ऊपर अगर मैं सेंटेंस आपको एक बनाकर दे देता हूं कि आई कैन ऑपरेट अ फैक्सिमिली मशीन, यानी कि मैं फैक्सिमिली यानी कि जो कॉपी निकालती हो वह मशीन चला सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। 5 शब्द लिए हैं हमने, 5 के 5 आपको रिकॉल करने हैं। क्या सीखा हमने? हैगर्ड, रैवेज, स्ट्रिंजेंट, बॉइस्ट्रस, फैक्सिमिली। बहुत सारे लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? वो पढ़ेंगे रवीश। हिंदी में नहीं पढ़ना। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। समझे? तो हिंदी में रवीश होता है, यानी इंग्लिश की स्पेलिंग में कोई भी व्यक्ति रवीश नाम का ऐसे ही लिखेगा, लेकिन बात हो रही है यहां पर अब शब्द की। मीनिंग है इसका, इसको बोलते हैं रैविश। क्या बोलते हैं? रैविश। रैविश को मुग्ध करना, मंत्र मुग्ध करना, मोहित करना, मोह लिया, मदहोश कर दिया, कैसे भी समझ लो आप। इसको एंथरल भी बोलते हैं, एंट्रैप्चर भी बोलते हैं। 2 शब्द और दिए मैंने आपको, एंथरल, एंट्रैप्चर। अब यहां पर देखो, स्पेल बाइंड। स्पेल का मतलब इनकेंटेशन, यानी कि जादू कर दिया, जादू टोना कर दिया, मति भ्रम कर दी, तो बांध दिया है, भ्रम कर दिया जादू से। इनफैचुएट, इनफैचुएशन बोलते हैं, लड़के लड़की को इनफैचुएशन हो गया, प्राइमा फेशी हो गई, यानी पहली पहली नजर में एक दूसरे को भा गए। तो भा गए का मतलब समझते हो? भाना मतलब मोहित होना, प्यार नहीं होता। इनफैचुएशन को कुछ लोग प्यार समझ लेते हैं, कहते हैं पहली पहली नजर में प्यार हो गया। पहली पहली नजर में नहीं होता। पहली पहली नजर में तो आप या तो शक्ल से, सूरत से, सौंदर्य से मोहित होते हैं, या फिर वार्तालाप के तरीके से, या फिर बातचीत के तरीके से, या फिर कोई मुस्कुराया, मुस्कुराने में आप मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। तो समझ में आई बात। अगर मैं ऐसे बोलूं, आई वॉज रेविस्ड बाय हर ब्यूटी, मैं उसके सौंदर्य से मोहित हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, या मेरी मति भ्रमित हो गई। अब यहां पर दूसरा शब्द देखिए, इसको बोलते हैं परनीशियस। परनीशियस जैसे हम बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी नुकसानदेह है, घातक है, हानिकारक है। तो इसको एडवांस वर्ड में हम परनीशियस बोलते हैं। परनीशियस को लीथल बोलते हैं, लेथल नहीं बोलना आपको। क्या बोलना है? लीथल। इसको फेटल बोलना है। कुछ लोग इसको मुझे आके बोलते हैं सर फटाल। ऐसे नहीं होता, कोई फटावटा नहीं है, ये कोई फटे हाल भी नहीं है। फटाल भूल जाओ, इसको बोलना है फेटल। डेडली, डेडली शब्द को आप पहले से ही जानते हैं, जानलेवा, यानी कि जब जान का जोखिम हो तो उस केस को डेडली बोलते हैं। तो आपको परनीशियस को कैसे यूज करना है? अगर मैं ऐसे बोलूं स्मोकिंग इज परनीशियस टू हेल्थ, इंजूरियस की जगह परनीशियस का यूज कर दिया। देखिए मैंने, स्मोकिंग इज परनीशियस टू हेल्थ। अब देखिए अगला वर्ड निनकम्पूप। कैसे बोलना है? निनकम्पूप, निनकम्पूप। ये मेरी अमेरिकन फ्रेंड ने मुझे वर्ड सिखाया था, तो मैंने सोचा मैं आपको सिखाऊं। 7-8 साल पहले मैंने सीखा था निनकम्पूप। निनकम्पूप को 50 बार बोलना, जुबान पे चढ़ जाएगा। मूर्ख, बुद्धू, गवार, गोबर गणेश। गोबर गणेश सुना है आपने कि ये तो बुद्धू राम है, गोबर गणेश है, ऐसे करके बोलते हैं। देखिए इसको मोरोन भी बोलते हैं। मोरोन एक तरीके की गाली है। मैंने बोला ही इज अ मोरोन, यानी वैसे ठीक नहीं है कहना, कहना मत, लेकिन लिखने में हम समझते हैं तो मोरोन बोलते हैं किसी भी मूर्ख और गवार व्यक्ति को। अब ये गवार क्या होता है? ये ऐसे मत समझना कि ये खाली गांव से आया हुआ है, ऐसा नहीं समझना। ये है अशिक्षित, असभ्य व्यक्ति। अब यहां पर देखो गोबर गणेश। गोबर गणेश को कैसे समझोगे? गणेश का मतलब समझो। सबसे पहले तो आपको मैं गणेश का मतलब बताता हूं। गण का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, उसका पति यानी ह्यूमन ब्रेन जो है, ये गणपति कहला रहा है यहां पर। तो इस ब्रेन में क्या भरा हुआ है? गोबर भरा हुआ है। समझ गए गोबर गणेश क्यों बोला है? तो गोबर गणेश बोलते हैं स्ट्यूपिड, आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। आपस में ऐसे बोलते हैं ना, मोटा बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप थुलथुला बोलोगे तो ठीक है चलेगा। तो स्ट्यूपिड स्लाइट है।
इडियट, इडियट बहुत बड़ी गाली है, ये समझ लो कि भारत में तो बड़े ही आम तौर पे हम बोल देते हैं ही इज एन इडियट, शी इज एन इडियट, यानी वह बुद्धू है। लेकिन भूल कर भी आप इस शब्द को स्पोकन में ना लाई कर आए जब तक आप एनवायरमेंट से वाकिफ ना हो, वरना फंस भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश एनवायरमेंट में और आपने किसी को इडियट बोल दिया तो डेट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट अब्यूज, यानी कि आपने उसको गाली दी है, आपने उसके ब्रेन यानी मेंटल हेल्थ को अटैक किया है, वो आपको सू करेगा, आपको कोर्ट लेके जाएगा, आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेगा, पैसे का जुर्माना होगा। समझ लो, इडियट को संभल के यूज करना है। फूल, फूल को भी बुद्धू बोलते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यू आर द निंकमपूप, ही हैज बिफूल्ड यू एंड यू हैव गिवन हिम योर ऑल मनी, यानी तुम तो इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम इतने बुद्धू हो कि उसने तुम्हें भी बुद्धू बनाया और तुमने सारा पैसा दे दिया अपना उसको। समझ गए? इसको देखो, शोवनिज्म। क्या बोलते हैं? शोवनिज्म। शोवनिज्म को हम नेशनलिज्म भी बोलते हैं, जिंगोइज्म। न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, न्यूज एंकर्स के थ्रू आप इस शब्द को बहुत ज्यादा सुनेंगे, तो इसको बोलते हैं जिंगोइज्म। जिंगोइज्म। अंध देशभक्ति, यानी कि अंधे होकर, पूरे कट्टरपंथी होकर किसी चीज को आंखें बंद करके बिल्कुल कौम परस्ती करना, कौम परस्ती करना भी इसी को बोलते हैं। इसमें शोवनिज्म के लिए एक शब्द और दे देता हूं मैं आपके लिए, काफी महत्वपूर्ण है, वो होता है जेलेट। क्या होता है? आपको जील लिखना है और ओटी लिखना है। अगर आप इसके आगे ए आर और वाई और कर देते हैं तो ये हो गया जेलेट्री। जेलेट्री को कट्टरपंथी बोलते हैं। अब देखिए ये किस किस्म के व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं, मैगजीन्स में आप पढ़ेंगे मेल शोवनिज्म। कुछ कौम ऐसी हैं जो कि औरतों को बिल्कुल दबा के रखती हैं, उनको अलाउ नहीं करती। तो हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, पीपल फाइट फॉर दी विमेन्स राइट, इक्वल राइट फॉर विमेन एंड अपोज मेल शोवनिज्म, यानी कि वह बराबरी के हक की बात करते हैं कुछ लोग, लेकिन किसको अपोज करते हैं, किसका विद्रोह करते हैं? शोवनिज्म का, यानी कि पुरुष कट्टरपंथी समूह का वह विरोध करते हैं, जो कि औरतों घर तक सीमित रखते हैं, घूंघटों में, पर्दे में वहीं तक रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं और पूरी सत्ता स्थापित करके रखते हैं, अपना दबदबा कायम करके रखते हैं, सप्रेशन, रिप्रेशन उनके ऊपर रखते हैं। That is called शोवनिज्म। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेशनलिज्म भी इसी को बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीयवाद बोलते हैं, राष्ट्रीयतावाद। अब देखिए हमारा लास्ट शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या? प्रोक्रेस्टिनेट करके बोलेंगे आप इसको, तो प्रोक्रेस्टिनेशन या प्रोक्रेस्टिनेट। अब देखिए इसको होता है टालना, अनबन करना, आजकल करना, विलंब करना, देरी करना, स्थगित करना, किसी भी रूप से समझ जाना, मतलब क्या है? आनाकानी करना। एक और शब्द, चलिए इसी को हम फ्रेजल वर्ब में पुट ऑफ बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। पुट ऑफ मतलब कि आपने कोई चीज आगे विलंब के लिए रख दी। ऐसे ही इसको स्टेव ऑफ बोलते हैं। क्या? स्टेव ऑफ भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको डिले भी बोलते हैं। डिले यानी कि स्थगित करना, देरी करना, विलंब करना। तो इसको प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट के लिए दो शब्द और दे रहा हूं, शिली शैली, डिली डैली। शिली शैली, डिली डैली। अब देखिए इसके ऊपर मैं सेंटेंस बनाता हूं, ही ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट्स एंड रीच ऑन द 11th आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह हमेशा आनाकानी करता है, टाल मटोल करता है, टालता रहता है और हमेशा आखिरी मौके पर, आखिरी वक्त पर आता है, यानी कि वह लेट हो जाता है हर काम को करने में। अब देखो यहाँ पर पहला शब्द देखते हैं, इसको बोलते हैं क्या? बहुत सारे लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो इसको लिथार्जी बोलते हैं। लिथार्जी नहीं होता, क्या होता है? लेथर्जी। कैसे बोलेंगे? लेथर्जी, लेथर्जी। तो लेथर्जी को हम सुस्ती बोलते हैं। सुस्ती, आलस, आलस से गफलत, निष्क्रियता, यानी कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हिलने डुलने का भी मन नहीं कर रहा है, तो इसको हम गफलत, आलस से सुस्ती, आलस, निष्क्रियता बोलते हैं। इसको हम
टॉर्पर बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि दूसरा शब्द है, इसका समानार्थक शब्द है स्लोथ भी बोलते हैं। इंडोलेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप याद करेंगे। क्या? इंडोलेंस। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, आपको ये याद जरूर करना है। टॉर्पर भी याद करना है और लेथर्जी तो आपको याद करना ही है। एक शब्द और लिख देता हूं, इसके लिए आप आइडल भी यूज कर सकते हैं। आइडल, तो आइडल होता है बिल्कुल निष्क्रिय होना। तो कोई चीज आइडल है यानी कि थमी हुई है। अब देखो यहां पर इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। मैंने बनाया सेंटेंस कि आफ्टर हैविंग मील आई फेल्ट लेथर्जी, यानी खाना खाने के बाद मेरे को आलस चढ़ गया। ऐसा होता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा कि आपको नींद आने लगती है, फिर आप बोलते हो मुझे ना घुमेर आ रही है, मुझे 15 मिनट सोने को मिल जाए, आधा घंटा सोने को मिल जाए। ऐसे ही होता है ना। तो समझो ये कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, खाना खाने के बाद ही क्यों होता है। हमें, हमारे ब्रेन को हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया में हाइपोक्सिया यानी हाइपो का मतलब गिरावट किस में आई? ऑक्सीजन में। यानी ऑक्सीजन में गिरावट आने के कारण ब्रेन मंद पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है, नींद आने लगती है, घुमेर आने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खाना पचाने में चला गया, वहां पे काम कर रहा है। 20 मिनट 25 मिनट के बाद आपको फिर से कॉन्शियसनेस वैसी स्टेट में वापस आएगी। तो समझ में आया? लेथर्जी। अब देखो यहां पर सक्यूलेंट, सक्यूलेंट बोलना है आपको। सक्यूलेंट, सक्यूलेंट को रसीला, रस भरा बोलते हैं, यानी कि ये स्वादिष्ट भी है, टेस्टी भी है, हो सकता है चटपटा भी हो। अब देखो जूसी, पल्पी, पल्पी किसको बोलते हैं? पल्पी संतरा देखा है, संतरे की फांक जब आप फाड़ते हैं तो उसमें पल्प होते हैं बहुत सारे, उनको आप प्रेस करें तो उसके अंदर क्या होता है? रस भरा हुआ होता है। आप उसमें से रस को पी लेते हैं, ठीक है। तो इसको पल्पी बोलते हैं, इसको लश भी बोलते हैं। अब देखिए टमाटर क्या होता है, टमाटर भी गुदगुदा होता है ना, तो टमाटर भी सक्यूलेंट है, रसीला है, अंदर रस भरा हुआ है। अब देखो इसके ऊपर मैं एक सेंटेंस बना देता हूं। These are wonderfully succulent grapes. ग्रेप्स कैसे होते हैं? वो भी पिचपिचे ही होते हैं, अंदर रस भरा हुआ होता है सारा का सारा। देखो कुदरत का क्या करिश्मा है ना, कि कैसी कैसी चीजें हमारे पास, वो प्राकृतिक मिठास है उसके अंदर। तो these are wonderfully succulent peaches, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। पीचीज आड़ू को बोलते हैं, पीच यानी आड़ू, तो आड़ू भी हो सकता है। तो सेंटेंस कैसे भी बना सकते हैं, तो सक्यूलेंट हो गया। अब देखते हैं, ये है लोक्वेशियस। क्या? लोक्वेशियस। लोक्वा का मतलब होता है टॉक। क्या होता है? टॉक, यानी बातचीत। अब देखिए बात करना, बोलना, ये बोलते हैं इसको टू टॉक, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस को बातूनी बोलते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बातूनी होते हैं, दे आर वेरी टॉकेटिव, तो टॉकेटिव भी बोलते हैं हम। क्या? टॉकेटिव। इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, क्या? गैरुलस। क्या? गैरुलस। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं शब्द, तो आपको ये याद रखना है। गैरुलस, गैरुलस, टॉकेटिव, लोक्वेशियस। वॉल्यूबल भी बोल सकते हैं आप, मैं लिख देता हूं आपके लिए एक और शब्द, देखिए वॉल्यूबल। वॉल्यूबल भी बोल सकते हैं आप चैटी भी बोल सकते हैं। क्या? चैटी। बोलते हैं ना कि चैटिंग करता है कोई बहुत ज्यादा, तो ही इज अ चैटी पर्सन, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लोक्वेशियस को बातूनी बोलते हैं। इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। सोनिया हैज बिकम एज लोक्वेशियस एज टोनिया। क्या? सोनिया टोनिया के जैसी बातूनी, बात करने वाली बन चुकी है, तो टॉकेटिव हो गई है वो भी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इलोक्वेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। इलोक्वेंट को सुवक्ता, भाषण पटु भी बोलते हैं। सुवक्ता कौन होते हैं? अब देखो आप मुझे बोल सकते हैं ही इज अ गुड स्पीकर, ही इज अ गुड इंग्लिश स्पीकर, ऐसे भी करके बोल सकते हैं। ही इज एन इलोक्वेंट स्पीकर। अब इसका मतलब समझना, यानी कि मैं निपुण हूं किस चीज के अंदर, मेरी वोकैबुलरी बहुत वास्ट है। ऐसे ही जिन लोगों की वोकैबुलरी जो बिल्कुल भी अटकते नहीं बोलने में, यानी शब्दों का उनके पास भंडार है, भरमार है, बहुतायत है, बोलते ही जाएंगे बिना रुके और अपनी बात को सही से आप तक पहुंचाएंगे भी, तो वह काफी निपुण होते हैं। जैसे कि प्रीचर्स होते हैं, उपदेश देने वाले होते हैं, वो कभी भी शब्दों में कमी नहीं होती उनके पास, तो सुवक्ता बोलते हैं, भाषण पट्टू बोलते हैं, इसको फ्लुएंट बोलते हैं। ही इज अ फ्लुएंट स्पीकर।
फ्लुएंट कौन होता है? जो प्रवाह में बोलता हो, ऐसे लगातार फ्लो में निकले जा रहा है, प्रवाह जैसे जल की धार हो, तो वैसे फ्लुएंट स्पीकर होता है। इलोक्वेंट भी बोलते हैं। अब देखो इलोक्वेंट के ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर, ही इज एन इलोक्वेंट स्पीकर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही एड्रेस्ड द ऑडियंस विद हिज इलोक्वेंट स्पीच, ही एड्रेस्ड द ऑडियंस विद हिज इलोक्वेंट स्पीच, यानी कि उसने अपने दमदार भाषण से क्या संबोधित किया जनता को, सामने जो बैठी हुई थी, जो श्रोतागण थे। अब देखो कैंटेंक्रस क्या है? कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस को लड़ाका, झगड़ालू बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो काफी लड़ाके किस्म के होते हैं, झगड़ालू किस्म के होते हैं, इनको पग्नेशियस भी बोलते हैं, जो बात बात पे मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ पंगे लिए जाएं और लड़ाई हो जाए, उनको इस चीज से आनंद मिलता है, तो वो लोग कैंटेंक्रस नेचर के होते हैं। इसको क्वेरलसम भी बोलते हैं, पीविश भी बोलते हैं। क्या? पीविश, ध्यान रखना है आपने, और क्वेरलसम यानी कि बहस करने पर आमादा हो जाएंगे, इनको ट्रबलसम भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर सेंटेंस देखते हैं, ही इज अ कैंटेंक्रस गाय, यानी वह काफी लड़ाकू बंदा है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, हिज फर्स्ट वाइफ वॉज कैंटेंक्रस, यानी उसकी पहली बीवी काफी लड़ाकू किस्म की थी। तो दोस्तों 5 शब्द सीखे हमने, लेथर्जी, सेक्युलेंट, लोक्वेशियस, इलोक्वेंट, कैंटेंक्रस। अब यहां पर हमारे पास 5 शब्द हैं, टेसिटर्न, डेफिकेट, नेफेरियस, मोनोटनस एंड एस्पियनाज। तो यहां से चालू करते हैं हम टेसिटर्न से। टेसिटर्न को बोलते हैं अल्पभाषी, अल्पभाषी यानी मौन रहने वाले, मौन रहने वाले यानी खामोश। अब ये नहीं है कि किसी को मैंने बोल दिया जाओगे खामोश, ऐसे नहीं बोलना है। ये खामोश मतलब हम खुद ही खामोश हैं, समझ में आई बात? तो शत्रुघ्न स्टाइल मत अपनाना वहां पर। इसको बोलते हैं मम, इंग्लिश में दूसरा शब्द है। रेटिसेंट काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, कंपटीशन वाले बिल्कुल भी इस शब्द को नहीं छोड़ेंगे, इसको याद करेंगे। रेटिसेंट। स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है, समझ रहे हैं? चलिए यहां पर देखते हैं, इसके ऊपर मैं अगर सेंटेंस बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, ही इज रिजर्व टेसिटर्न पर्सन, यह काफी सीमित किस्म का व्यक्ति है और कम बोलने वाला है। टेसिटर्न अल्पभाषी को बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये लोग काफी समझदार भी होते हैं, तो इसलिए मौन रखते हैं, चुप रहते हैं और समय आने पर ही बोलते हैं। तो आई समझ में आपको टेसिटर्न किसको बोलते हैं? चलिए यहाँ पर देखते हैं डेफिकेट, डेफिकेशन, डेफिकेट। अब देखो डेफिकेशन के ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, इसको बोलते हैं मल त्याग। मल त्याग जो हमारे पेट में जो लास्ट में निकलता है, सुबह सुबह या रात को या शाम को या दोपहर को, उसको मल त्याग बोलते हैं। यानी हम संस्कृत में बोले तो इसको लघु शंका बोलते हैं, लघु शंका या शौच बोलते हैं, और आम जन की भाषा में इसको लैट्रिन करना बोलते हैं। यहाँ पर इसको सीक्रेट बोलते हैं। क्या? सीक्रेट। यही गलती करोगे आप मेरी तरह, ऐसे नहीं करना। ये है सेक्रेट। क्या है? सीक्रेट नहीं, क्योंकि रहस्य की बात थोड़ी ना कर रहे थे हम तो मल त्याग की कर रहे हैं। तो इसको क्या पढ़ोगे आप? सेक्रेट। ये है सेक्रीशन, यानी शरीर से कुछ अलग करना। यहाँ पर पता है आपको क्या अलग कर रहे हैं? चलिए इसके ऊपर मेरा वीडियो है, वो जरूर देखना, आपकी नॉलेज बहुत ही अच्छे लेवल की बढ़ेगी। तो डेफिकेट का मतलब मल त्याग हो गया। अब मैं इसके ऊपर सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मैंने बोला कि एनिमल्स डेफिकेट आफ्टर एवरी मील, यानी कि जो भी जानवर हैं वह भोजन के पश्चात उपरांत शौच जरूर करते हैं। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, ऑल ऑफ अस डेफिकेट वंस अ डे एट अ कन्वीनियंस, यानी कि हम अपनी सुविधा अनुसार, यानी कि हम में से हर एक अपनी सुविधा अनुसार एक बार शौच जरूर करता है दिन में। आया समझ में? डेफिकेट, मल त्याग, शौच। चलिए अगला देखते हैं, नफेरियस। कैसे पढ़ना है? नफेरियस, नफेरियस। दुष्ट बोलते हैं इसको, अधर्मी बोलते हैं इसको, अन्यायी बोलते हैं इसको, नीच बोलते हैं इसको, खोटा बोलते हैं इसको, बदमाश भी इसी को बोलते हैं। आया समझ में? तो दुष्ट किस्म के व्यक्ति होते हैं ये इनिक्विटस भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, जब भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो कंपटीशन वाले चौकन्ने हो जाया करो। इनिक्विटस, ये एग्जाम्स में इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो नफेरियस को इनिक्विटस भी बोलते हैं, विकेट भी बोलते हैं। कैसे? विकेट।
तो विकेड राक्षस शैतान को भी बोलते हैं। तो समझ में आया आपको। सेंटेंस बनाते हैं, ही इज अ नफेरियस मर्डरर, यानी कि वह काफी दुष्ट किस्म का खूनी है। दुष्ट किस्म का मतलब कि निर्दयता पूर्वक लोगों को मारता होगा। तो नफेरियस आ गया समझ में, दुष्ट को बोलते हैं। अब ये है मोनोटोनस। तो मोनोटोनस क्या है? मोनोटोन। मोनो मतलब एक, टोन मतलब ध्वनि। अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं आया आपके पास और मैंने बोला अगर मैं सुनाता रहूं 5 मिनट तक तो आप पगला जाओगे, पागल हो जाओगे, भागोगे, क्या हो गया, ये तो पागल हो गया, क्या सुना रहा है, एंजाइटी होने लगेगी। समझ गए ना। तो इसी वजह से, क्योंकि ये अब सुनोगे नहीं ना आप, तो ये कैसी हो गई टोन? नीरस, उबाने वाली, पकाऊ, पसंद नहीं आएगी, पागल होने वाली। चलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में डल। क्या बोलते हैं? डल। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमड्रम। क्या है? हमड्रम। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हमड्रम भी नीरस को बोलते हैं। मोनोटोन यानी एक ही स्वर, जो स्वर मैंने निकाल के दिखाया। तो ये टोन आप अपने टेलीविजन रेडियो प्रोग्राम्स में सुनते हैं, पहले सुनते थे, अब तो वैसे गाने वगैरह चला देते हैं वो लोग। इसके ऊपर सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए सेंटेंस में बनाता हूं मोनोटोनस। द म्यूजिक बिकेम मोनोटोनस आफ्टर अ वाइल, यानी कि जो संगीत था वह काफी उबाऊ हो गया, पकाने वाला हो गया कुछ क्षणों बाद, कुछ समय बाद। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं हमारा एस्पियनाज। एस्पियनाज क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? एस्पियनेज भी बोल सकते हैं आप, एस्पियनाज। इसको जासूसी, भेद लगाना। पुराने जमाने में स्पाई हुआ करते थे। स्पाई यानी जासूस, आज भी होते हैं जासूस, बट अब ये एडवांस हो चुके हैं। जासूस आज की डेट में अगर मैं बोलूंगा तो आपको हमेशा टोपी वाला ध्यान आएगा। नहीं, पहले के लोग ऐसे होते थे कि उनको पहचान ही नहीं सकते। आज भी इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको स्पाई मिल जाएंगे, स्पाई स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। यानी कि इंस्टीट्यूट दूसरे कंपटीशन वाले इंस्टीट्यूट को क्या करता है, अपने यहाँ से स्टूडेंट भेजता है, जा पता कर क्या कि क्या कोर्स करवा रहे हैं, क्या फीस है, बच्चे आपस में खुश हैं, क्या फीडबैक है, उनके बीच में जाके बैठ, बीच में आके पढ़, उनसे ये बातें उगलवा कर आ। तो डेट इज कॉल्ड स्पाइंग। क्या होता है? स्पाइंग बोलते हैं उस चीज को। उसने जासूसी की, भेद पता किया, यानी भेद लगाया। तो ग्रीक जो हमारी मिथोलॉजी है उसके अंदर पुरानी सभ्यताओं में ऐसे ही होता था कि अशर्फियां गिन्नियां देते थे राजा, और ये जो स्पाई हुआ करते थे बहुत सारे, ये पैसे के लिए काम करते थे। आपने 300 मूवी देखी होगी, तो 300 मूवी में एक बंदा है कुबड़े किस्म का। तो कुबड़ा क्या करता है, उसको बहुत सारा पैसा दिया जाता है और वह भेद बता देता है उनका, तो उसको जासूसी बोलते हैं। एस्पियनेज के ऊपर एक बना देते हैं एक सेंटेंस, ही इज एक्यूज्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एस्पियनाज, यानी कि वह कारखानों की जासूसी की होगी उस बंदे ने, इसलिए वह उसका दोषी है। यानी उसने कुछ मुखबरी की है, जासूसी की, और वह पकड़ा गया, अब वह अपराधी है। चलिए एक और बना देते हैं, ही वॉज कॉट इन द वेरी एक्ट ऑफ एस्पियनाज, यानी कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या करते हुए? जासूसी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आर्जुअस, सिकफेंट, पोडियम, गोमे, कॉन्ट्राबैंड। अब देखते हैं पहले शब्द से, इसको बोलते हैं आर्जुअस। तो सही उच्चारण आप करेंगे, क्या है? आर्जुअस। आर्जुअस को बोलते हैं मेहनत मशक्कत वाले कार्य, जिनमें दमखम लगाना पड़ता हो, जोर लगाना पड़ता हो। तो ऐसे कार्यों को कठिन भी बोलते हैं, थकाने वाले कार्य भी बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी शक्तिपीठ पर जाते हैं, धाम, तीर्थ यात्रा, इस टाइप से, तो ये वाली यात्राएं थोड़ा थकाने वाली होती हैं, क्योंकि दूर दूर होती हैं। जैसे कि वैष्णो देवी की यात्रा काफी मशहूर है अपनी चढ़ाई के लिए। तो 12 से 14 किलोमीटर की वो चढ़ाई है, आपको चढ़ के जाना पड़ता है इतना ऊपर तक, फिर एक ही दिन में उतर के भी आना होता है, तो थकाने वाला हुआ ना। तो ऐसे जो जर्नी होती है, डेट इज कॉल्ड आर्जुअस जर्नी। अब देखते हैं कंबरसम। कंबरसम को कष्टदायक बोलते हैं। कष्टदायक मतलब कि आपको जोर पड़ रहा है किसी काम को करने में। कुछ काम सच में बड़े ही टीडियस किस्म के होते हैं, तो आपको जोर लगाना पड़ता है, दमखम लगाना पड़ता है, डेट इज कॉल्ड कंबरसम, कष्टदायक। रिगरस भी इसी को बोलते हैं, तो रिगरस भी आप याद करेंगे। अप हिल भी इसी को बोलते हैं, कह रहा अप हिल, यानी कि चट्टान के ऊपर, पहाड़ के ऊपर भी, यानी बात हो रही है जाने की, तो दमखम लगा के ही पहुंचोगे ना वहां तक। तो अपहिल टास्क बोलते हैं। अपहिल टास्क को मुश्किल काम बोलते हैं या फिर डिफिकल्ट
वर्क बोलते हैं। आपके एग्जाम में अपहिल टास्क पूछा जाता है एज एन ईडियम। दूसरा शब्द भी देता हूं, उसको भी लिख लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट इज कॉल्ड हरकुलियन टास्क। क्या? हरकुलियन टास्क। हरकुलेनियन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हरकुलियन टास्क। आइए इसके ऊपर सेंटेंस बना देता हूं मैं एक। द वर्क वॉज मोर आर्जुअस दैट ही कैलकुलेटेड, यानी कि यह काम जो कि उसने गणना की थी, उसने अनुमान लगाया था इस काम के प्रति, यह काम उससे ज्यादा कठिन निकला। आइए चलिए एक और सेंटेंस बना देता हूं मैं आपके लिए। फेस टू फेस मीटिंग्स रिक्वायर आर्जुअस जर्निंग। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? सोचो, यू आर वॉचिंग मी डिजिटली नॉट फिजिकली। डिजिटल रूप में मैं आपको दिख रहा हूं, मैं आपके सामने असलियत में मौजूद नहीं हूं। यानी असलियत में मुलाकात करने के लिए, आमना सामना करने के लिए, या तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा या मुझे आप तक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इट रिक्वायर्स एफर्ट, तो जर्नी चाहिए उसके बीच में। तो वैसे ही जब भी मुलाकात होती है फेस टू फेस, तो उसमें आर्जुअस जर्नी करनी पड़ती है। आइए यहां पर समझते हैं सिकोफेंट। सिकोफेंट को चापलूस बोलते हैं, खुशामदी आदमी जो कि खुशामद करते हैं, तलबे चाटने वाले व्यक्ति, इनको चाटुकार भी बोलते हैं, इनको चुगलखोर भी बोलते हैं, जो लोग चुगली लगाते हैं पीछे से। तो इंग्लिश में सिकोफेंट को फ्लैटरर भी बोलते हैं। क्या? फ्लैटरर। फ्लैटरर को स्पेनियल भी बोलते हैं, स्पेनियल। फ्लैटरर, स्पेनियल और सिकोफेंट, तो तीनों को याद रखना है आपने। आइए इसके ऊपर सेंटेंस बना देता हूं मैं। माय बॉस इज ऑलवेज सराउंडेड बाय सिकोफेंट्स, मतलब कि जो मेरा मालिक है, जिसके यहाँ मैं नौकरी करता हूं, वो हमेशा किन से घिरा रहता है? चापलूसों से। एक और सेंटेंस, अ सिकोफेंट इज नाइदर अ गुरु नॉर अ प्रीचर, यानी कि एक चापलूस व्यक्ति ना तो एक शिक्षक होता है, ना ही एक उपदेश वादक होता है, जो कि जीवन की राह भी बता सकता हो कैसे जीनी है। तो समझ में आई बात? आइए तीसरा देखते हैं, पोडियम। पोडियम को ध्यान रखना है। पोडियम एक ऊंचा स्थान होता है। आपने देखा होगा जब भी भाषण देते हैं नेता और प्राइम मिनिस्टर, जो भी नेता हैं, तो पोडियम लगा होता है, उसके ऊपर माइक लगा होता है, वो हाथ भी रख सकते हैं उसके ऊपर, ऐसे विश्राम भी कर सकते हैं अपने हाथों को, तो उस पर वो बोलते हैं। तो डेट इज कॉल्ड पोडियम। जिस स्टेज पे वो खड़े हैं, जिस मंच पे वो खड़े हैं, वो भी पोडियम कहलाता है। क्योंकि ऑडियंस को कैसे दिखेगा? तो ऑडियंस को दिखने के लिए ऊंचा स्थान किया जाता है, ताकि सभी आसानी से देख सकें। तो पोडियम को मंच बोलते हैं, मचान बोलते हैं, चबूतरा बोलते हैं, चौतरा बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, मंच, मचान, चबूतरा, चौतरा। अब देखो इसका सिनोनिम, समानार्थक शब्द, यानी अब देखो इसको कुछ लोग ना गलत उच्चारण करते हैं, वो बोलते हैं डाइस। अब प्रचलन में है तो डाइस उनकी जुबान पे बैठा हुआ है, बट दिस इज डेस। क्या है? डेस। आप डेस याद रखेंगे तो डेस भी आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई उपदेश देने वाला है तो वो अपने भाषण के लिए एक किताब रख लेता है। सपोज मैं कोई धार्मिक किताब रख लेता हूँ, गीता, बाइबल, कुरान, तो ऐसे रख ली, तो इतने से फट्टे को, यानी इतना फट्टा और बीच में एक लकड़ी होती है, तो डेट इज कॉल्ड डेस। वो सपोर्ट के लिए होता है। स्टेज, मंच को बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरी पूरी मंडली पहुंच जाती है। बैंड स्टैंड, संगीतकार जो अपना पियानो और वो समथिंग जो भी उनके ड्रम बीट्स वगैरह होते हैं, जिसके ऊपर रखते हैं, डेट इज कॉल्ड बैंड स्टैंड। तो यहां पर देखते हैं, इसमें सेंटेंस बनाता हूं मैं पोडियम के ऊपर। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टेप्ड अप टू द पोडियम, यानी कि उसको पेश किया गया, उसको रूबरू करवाया गया, लोगों से मुखातिब करवाया गया, और वह पोडियम तक गई, यानी कि स्टेज पर गई। एक और बना लेते हैं, दे ट्राइड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम द पोडियम, यानी कि उन्होंने उस व्यक्ति को मंच से निकालने की कोशिश की। आइए यहां पर गो में देखते हैं। क्या? यहां पर आपको ध्यान रखना है, दिस इज साइलेंट, दिस इज ऑल्सो साइलेंट, तो ये दो अक्षर हमारे साइलेंट रहेंगे। तो आप कैसे उच्चारण करेंगे? गो में। क्या? गो में। गोमे को पारखी बोलते हैं, पेटू भी बोलते हैं। अभी कैसा पारखी है? ये है खाने पीने की वस्तुओं का पारखी। मान लीजिए मुझे बर्गर खाना पसंद है, मैं 50 दुकानों पे बर्गर खा चुका हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बताओ किसका बर्गर अच्छा है, कौन सा टेस्टी है, क्या ट्राई करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस फलानी दुकान पे चले जाओ, वहां पर बर्गर सबसे बेस्ट है, 50 दुकानों पे भी नहीं मिलेगा। यानी मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया ना, यानी मैं पारखी हूं
उस विषय के अंदर। ऐसे में कुछ लोग ऐसे लोगों को फूडी बोलते हैं, डेट इज स्लैंग। आप एक्चुअल वर्ड यूज कीजिए गो में। तो ये पाक कला में विशेषज्ञ होते हैं, इनको ग्लटन भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या? ग्लटन। दूसरा शब्द है, इसको कुछ लोग गलत उच्चारण करते हैं, वो बोलते हैं ग्लूटोन। ग्लूटोन नहीं बोलना है आपको, ग्लूटोन को त्याग दो, दैट इज कॉल्ड ग्लटन। तो ग्लटन को भी यही बोलते हैं पेटू। अब देखो, इसको गोमेंट भी बोलते हैं। क्या? इसमें भी आर साइलेंट रहेगा, तो आप बोलेंगे गोमेंट। क्या बोलेंगे? गोमेंट। अब देखो, गैस्ट्रोनोम। गैस्ट्रो, गैस कहाँ बनती है? ये पेट में, तो पेट से संबंधित। अब देखो नॉम, अब नॉम जो होती है दैट इज कॉल्ड साइंस। अब समझना, गैस्ट्रोनॉमी अगर मैंने बोला तो पाक कला बोली जाएगी, रसोई का विज्ञान बोला जाएगा। अब रसोई क्यों बनाई जाती है? अल्टीमेटली सब पेट में जाने के लिए, स्वाद बनाने के लिए। तो गैस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग सीखते हैं रसोई का विज्ञान, कि कोई चीज कैसे पकेगी, कितनी देर पकेगी, कितना नमक डलेगा, कितनी मिर्च डलेगी, क्या क्या मसाले डलेंगे, क्या क्या व्यंजन इस्तेमाल किए जाएं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। समझ गए ना बात? तो रसोई में हम उस विज्ञान को यही सीखते हैं। अब देखो, ऐसे व्यक्ति को जो कि गैस्ट्रोनॉमी जानता हो, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉम। समझ लो, पाक कला का विशेषज्ञ है। तो समझ में आया? अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं बोलता हूं, अ गोमे लाइक हिम ऑलवेज ईट्स इन द एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। यानी कि जो इस टाइप का पारखी है, यानी उस प्रकार का व्यक्ति जो कि स्वाद को पसंद करता हो, वो हमेशा महंगे रेस्टोरेंट्स में ही खाना खाता है। अब देखते हैं लास्ट शब्द हमारा, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड को बोलते हैं गैर कानूनी ढंग से माल की आवाजाही करना, यानी या तो इधर से इधर भेजना या फिर उधर से उधर भेजना। समझ लो? तस्करी, तस्करी इसकी को बोलते हैं स्मगलिंग, जिसको बोलते हैं हम आमतौर पर एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में आप इसको स्मगल्ड बोल सकते हैं। क्या? स्मगल्ड। इसी को ब्लैक मार्क्ड भी बोल सकते हैं। आइए इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। द कस्टम ऑफिशियल्स कन्फस्केटेड द कॉन्ट्राबैंड। कन्फस्केटेड को सीज करना बोलते हैं, जब्त करना। तो कस्टम ऑफिशियल्स ने क्या किया है? माल को जब्त कर लिया। माल कैसा था? गैर कानूनी था, यानी तस्करी का माल था। तो दोस्तों, हमने 5 शब्द सीखे, आर्जुअस, सिकापेंट, पोडियम, गोमे, कॉन्ट्राबैंड। आइए यहाँ पर सीखेंगे 5 शब्द इंग्लिश के, प्रूडेंट, डिलीजेंट, ऑप्युलेंट, स्प्यूम, रिकैपिचुलेशन। अब पहले शब्द से स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रूडेंट। प्रूडेंट को अगर आप नाउन के रूप में यूज करना चाहें, खाली बुद्धिमानी बोलना चाहें, तो आप प्रूडेंस बोल सकते हैं। प्रूडेंस, बुद्धिमानी। लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो आप बोलेंगे प्रूडेंट। ही इज अ प्रूडेंट गाय, यानी वह काफी बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान, विवेकी, दूरदर्शी, प्रज्ञावान, चतुर भी बोल सकते हैं आप इसको। तो 5 शब्द मैंने दिए, बुद्धिमान, विवेकी, दूरदर्शी, प्रज्ञावान और चतुर। तो प्रूडेंट को बोलते हैं। प्रूडेंट के लिए समानार्थक शब्द देखते हैं यहाँ पर, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। कॉशियस, क्या है? कॉशियस। तो कॉशियस को भी ध्यान रखना है आपने। साथ में है सगैशियस। सगैशियस को बोलते हैं बुद्धिमान, दूर की सोच रखने वाला। तो दूर की सोच रखने वाला, सपोज मैंने बोला कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है कहीं ना कहीं ये रोबोटिक होती जा रही है, हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जाते जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ रियल वर्ल्ड। ये बात आपको 50 साल बाद समझ में आएगी। आप बोलोगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, हम भी तो ढलते हैं उसके अनुसार। ठीक है, ये आप जब 50 साल बाद होगे तो आप एक सेंटेंस बनाओगे। क्या बनाओगे सेंटेंस? उस केस में आप बनाओगे आशीष वॉज अ सगेशियस गाय, क्योंकि आपको तब रियलाइज हो जाएगा कि ये काफी दूर की सोच रखता था। कभी कभी हम डायलॉग मारते हैं आपस में, एक दूसरे को बोलते हैं ना, जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरी स्टार्ट होती है, यानी कि दूर की सोच रखने वाला, सगैशियस। इसको जुडिशियस भी बोलते हैं। क्या? जुडिशियस भी बोलते हैं। तो सगैशियस, कॉशियस, जुडिशियस, प्रूडेंट, 4 शब्द हो गए। इंटेलिजेंट भी इसी को बोलते हैं, वाइज भी इसी को बोलते हैं, आप वो भी याद कर सकते हैं। लेकिन हमें एडवांस वर्ड सीखने हैं यहाँ पर। बुद्धिमान को प्रूडेंट बोलते हैं। सेंटेंस बनाते हैं, इट वुड बी प्रूडेंट टू सेव सम ऑफ द मनी। मतलब ये काफी अच्छा रहेगा, काफी बुद्धिमत्ता वाली बात होगी अगर हम कुछ पैसा बचा लें, यानी बाद में काम आएगा ना। एक और सेंटेंस बनाते हैं, इट माइट बी प्रूडेंट टू गेट द वायरस डिटेक्टर फॉर द नेटवर्क।
मतलब ये काफी समझदारी वाली बात होगी कि अगर हम वायरस डिटेक्टर यानी कि एंटीवायरस अपने नेटवर्क यानी कि जो हमारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है उसके लिए ले आए, जिससे कि हमारा नेटवर्क स्कैन हो जाए, वायरस फ्री, वायरस को क्वारंटाइन कर दे वो या फिर डिलीट कर दे। समझ गए। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा शब्द, ये है डिलीजेंट। डिलीजेंट को मेहनती बोलते हैं, परिश्रमी बोलते हैं, हार्ड वर्किंग जो होते हैं ना, प्लोडिंग गाय, यानी कि हार्ड वर्किंग। तो इसको काफी इंपॉर्टेंट शब्द है इंडस्ट्रियस। ही इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, यानी वह काफी परिश्रमी किस्म का व्यक्ति है। तो डिलीजेंट को आप इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं। एसिजुअस, एसिजुअस, यहाँ पर डी की साउंड नहीं आएगी, एसिडुअस मत बोलना, आप बोलोगे एसिजुअस। जैसे बोलते हैं ना ड्यूरिंग माई टेन्योर, यानी ड्यूरिंग माई टेन्योर। चलिए, एसिजुअस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट। इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। ही मेड अ गुड अटेम्प्ट टू लर्न स्पेनिश, यानी कि उसने काफी अच्छे से मेहनत की स्पेनिश सीखने में। यहां पर देखते हैं एक और बनाते हैं डिलीजेंट के ऊपर। दे आर वेरी डिलीजेंट इन कीपिंग रेकर्ड्स। रेकर्ड्स अभिलेखों को बोलते हैं, रिकॉर्डिंग्स को। तो काफी मेहनत का काम होता है। जैसे मेरी इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं तो बहुत सारी कभी कभी खराब भी हो जाती हैं, तो मुझे छांटने पड़ती हैं। तो समझ लो बार बार बनाने भी पड़ते हैं। कई बार कभी ऑडियो की प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई बाइक की बीप बजा गया, तो मेरे साथ भी ये घटनाएं होती हैं, तो मुझे बार बार बनाना पड़ता है। जबकि मेरे हर वीडियो ऑलमोस्ट 1 अटेम्प्ट होता है। मैं कट नहीं मारता हूँ। सिर्फ कट किस बात पे मारता हूँ, किस बात पर, कि कोई बीप बजा गया, कोई न्यूसेंस क्रिएट हो गई, उसी बात पर। तो समझ रहे हैं। तो ये काफी मेहनत भरे काम होते हैं। रिकॉर्ड्स को संभालना, तो अभिलेखों को संभालना बोलते हैं। यहाँ पर समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा वर्ड, ये है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट को बोलते हैं धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति को आप दौलतमंद भी बोलते हैं। दौलतमंद को आप देखिए कितना अच्छा वर्ड है ये, अफ्लुएंट। अफ्लुएंट क्लास यानी धनी वर्ग बोलते हैं। अफ्लुएंट क्लास करके भी यूज कर सकते हो। ही कम्स फ्रॉम अफ्लुएंट क्लास, वह व्यक्ति धनी वर्ग से आता है। नेहरू वॉज एन अफ्लुएंट, यानी जो नेहरू थे वो काफी धनी थे। समझ गए। तो वेल्दी भी इसी को बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, व्हील, यानी कि जो भाग्य है, कर्म चक्र है, भाग्य। तो वेल्दी यानी वह उसका समझ लो भाग्यवान व्यक्ति है। तो दौलतमंद, धनी, ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट के ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। एन ऑप्युलेंट प्रीस्ट इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रडिक्शन। आपने देखा होगा अगर पुजारी, प्रीस्ट को पुजारी बोलते हैं, अगर पुजारी धनी हो तो वह हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन में होगा, यानी उसका अति विरोध होगा, उसका खंडन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं स्प्यूम। स्प्यूम को झाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झाग। इसके लिए एक शब्द दे देता हूं मैं, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। इसको बोलते हैं फ्रॉथ। क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम में फ्रॉथी करके दे सकता है, तो फ्रॉथ को झाग बोलते हैं। और अगर वाई और लिख दे तो फ्रॉथी। फ्रॉथी का मतलब झागदार। तो जैसे कपड़े धोते हैं तो झाग उठते हैं, तो इसको फेन भी बोलते हैं। फिर आप ऐड देखते हो, सर्फ लेकर आते हो, तो सर्फ भी बोलते हैं। सर्फ की जगह आप कभी कभी फेना भी लेकर आते हो, तो बोलते हो ना फेना ही लेना। तो फेना क्या करती है, फेन पनपाती है, यानी झाग पनपाती है। तो इसको हम फॉर्म्स भी बोलते हैं। जैसे शेविंग करते हैं तो उसमें बारीक बारीक बबल्स होते हैं अंदर। सर्फ भी बोलते हैं। सर्फ तो आमतौर पर आप बोलते हैं, लेकिन आपको पता थी कि सर्फ भी बोलते हैं, अब पता लग गई ना। तो स्प्यूम बोलते हैं। इसके ऊपर मैं सेंटेंस बनाता हूं। स्प्यूम लुक्स लाइक ओशन फॉर्म। ओशन महासागर को बोलते हैं। लहर आती है, किनारों पर झाग क्रिएट कर जाती है। जहां पे नमकीन होता है तो झाग बनाती है, तो वहां पर वह स्प्यूम होता है एक तरीके से। आपने बियर देखी है, जो जौ की शराब होती है उसको बियर बोलते हैं। तो बियर जब गिलास में डाली जाती है तो उस पे भी झाग उठ जाते हैं। आपने एप्पी फिज पी है। एप्पी फिज जो एप्पल की आती है। एप्पी फिज में एप्पी मतलब एप्पल, फिज मतलब क्या है, सोचो, यही है बबल्स, यानी उसमें बुलबुले उठेंगे, झाग बनेगा। समझे, समझ में आई। स्प्यूम बोलते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट शब्द है यहाँ पर रिकैपिचुलेशन, जिसको हम रिकैपिचुलेट भी बोल सकते हैं। प्लीज रिकैपिचुलेट, यानी प्लीज दोहराओ, यानी कृपया दोहराएं। रिकैपिचुलेशन को संक्षेप में दोहराना बोलते हैं, जिसको अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूं तो क्या बोलता हूं, रिकैप। सुना है ना, रिकैप सुना तो होगा, लेकिन ये नहीं पता था, यहीं से उठाया हुआ है, तो अब पता लग गया। रिकैपिचुलेशन
रिकैपिचुलेशन को रिकॉल भी बोलते हैं, है ना। कॉल कर रहे हो, कहाँ कॉल कर रहे हो, री यानी वापस से बुला रहे हो दिमाग में से। रेपिटिशन भी बोलते हैं इसको। इसको रिपीटिशन मत बोलना, इसको रेपेटिशन। क्या बोलेंगे, रेपिटिशन यानी दोहराव या दोहराना, तो संक्षेप में दोहराना। चलिए अब हमारा वीडियो समाप्ति की ओर है। चलो मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ इसी से संबंधित। मैं बोलता हूँ लेट्स जस्ट रिकैपिचुलेट दीज 5 vocabulary वर्ड्स वी हैव लर्नड सो फार। चलिए आइए इनको दोहराते हैं, जो भी हमने अभी 5 शब्द सीखे। अगर एक और सेंटेंस लेना है तो मैं बना सकता हूँ लेट मी जस्ट रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव अग्रीड सो फार, यानी जो भी हमारी सहमति हुई है जरा मुझे उसको एक बार वापस से गणना करने दो या दोहराने दो। चलिए हमने सीखा प्रूडेंट, फिर डिलीजेंट सीखा, ओपुलेंट, स्प्यूम, रिकैपिचुलेशन। आइए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 5 शब्द सीखेंगे हम। पहला है पिनैकल, देन वी हैव विवेशियस, देन वी हैव वरेशियस, देन एक्सोर्बिटेंट, देन कैटास्ट्रफी। तो पहले शब्द से स्टार्ट करते हैं, ये है पिनैकल। पिनैकल को चोटी बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, चरम सीमा बोलते हैं। मान लीजिए आप एक पहाड़ पे जा रहे हैं और ये रहा पहाड़। इस पहाड़ की जो ये चरम सीमा है, यानी कि इसके बाद पहाड़ खत्म हो जाता है, तो आप उसके यहाँ पर शिखर तक पहुंच गए, तो इसको शिखर बोलते हैं, इस एरिया को। तो चरम सीमा है, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते ना आप, तो चोटी भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको समिट बोलते हैं। क्या, समिट। अब समिट में डबल एम है तो ऐसे करके ठीक है, समिट। तो समिट बोलना है, सुमिट नहीं बोलना है आपको। पीक बोलना है, पीक यानी चोटी। वर्टेक्स जैसे सिरा हो गया, तो सिरा भी चरम सीमा को बोलते हैं, तो वर्टेक्स या फिर टॉप। इससे तो आप वाकिफ ही हो, टॉप बोलते हो आप आमतौर पर। तो आपके लिए 3 शब्द हैं यहाँ पर सीखने वाले, वर्टेक्स, पीक, समिट, और पिनैकल तो है ही। इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। ही हैड रीच्ड टू दी पिनैकल ऑफ हिज मिलिट्री करियर, यानी कि वह अपने जो फौज का उसका करियर था उसकी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। एक और बना लेते हैं सेंटेंस। द पॉलिटिशियन वॉज एट दी पिनैकल ऑफ हिज फेम, यानी कि जो पॉलिटिशियन यानी कि नेता था वो अपना जो मशहूर हो सकता था, जहां तक भी चरम सीमा थी वहां तक मशहूर हो गया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये है विवेशियस। विवेशियस को जिंदा दिल बोलते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा जाए विवासिटी, तो विवा से ही समझ जाना आप, यहाँ पर जोश की बात हो रही है, जिंदा दिली की बात हो रही है, प्रफुल्लित होने की बात हो रही है। IOUS हमेशा व्यक्ति विशेष के लिए लगता है, यानी कि यहाँ पर शियस का मतलब व्यक्ति है, तो विवेशियस ऐसा व्यक्ति जो कि फुर्तीला हो, दमखम वाला, जोशीला हो, जिंदा दिल हो, प्रफुल्लित हो, यानी हमेशा खुश मिजाज भी रहता हो। अब देखिए यहाँ पर विवासिटी आएगा तो जिंदा दिली हो जाएगा। अब इसके लिए शब्द है लाइवली, स्पोर्टफुल। स्पोर्टफुल मतलब जो खेल कूद यानी फुर्तीले, समझ गए ना, स्पोर्टफुल। अब देखो इस शब्द को बोलने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, तो सिलेबल तोड़ लो। आपको कैसे बोलना है, इनकैंडेसेंट। क्या बोलना है, इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट। 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हमारा शब्द है। इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। शी इज चार्मिंग, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज विवेशियस, यानी कि वह खूबसूरत है, बुद्धिमान है और जिंदा दिल है, यानी कि प्रफुल्लित रहती है, फुर्तीली लड़की है। एक और सेंटेंस बनाते हैं। He married to a vivacious girl called Tanya, whom she met at university, यानी कि उसने तानिया नाम की एक जिंदा दिल लड़की से शादी करी जिसको वह यूनिवर्सिटी में मिला था। अब यहाँ पर देखते हैं वरेशियस। इसको आप वोरेशियस भी बोल सकते हैं, जो कि आम प्रचलन में हमारी प्रोनाउंसिएशन है। अगर एग्जैक्ट बोलना है तो आप बोलेंगे वरेशियस। क्या, वरेशियस। वरेशियस को लालची बोलते हैं, भुक्कड़ बोलते हैं, भुकमरा भी बोलते हैं, पेटू भी बोलते हैं। अब ये ऐसे लोग होते हैं कि कप 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 सब खा जाएंगे, यानी यहां तक भर लेंगे चाहे उल्टी हो जाए, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं। बोर का मतलब ही क्या होता है, ईट होता है। क्या होता है, ईट होता है बोर का मतलब। ध्यान में रखना है आपको। शीयस मैंने बता दिया व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो कैसा आदमी है, खाने वाला, समझ गए। लालची, पेटू, भुखमरा। अब जैसे कि सुअर होता है, पिग होते हैं। पिग क्या करता है, पिग सब कुछ खा जाता है, इतना लालची होता है, इतना अपने शरीर से जुड़ा हुआ होता है कि सब खा जाता है वो। तो ऐसे आप इसको वरेशियस को
आप गोबल भी बोल सकते हैं, क्या गोबल या फिर गॉबलर। गॉबलर मतलब ईआर लग गया तो आदमी है, यानी कि गटक जाने वाला, यानी सब कुछ क्या बोलते हैं हम, ठूस लिया, समझ गए। तो इसको इडेशियस भी बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, इडेशियस। इडेशियस, गॉबलर, वरेशियस। वरेशियस के ऊपर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे कि मैंने पिग्स की बात करी तो आप बोल सकते हैं कि पिग्स आर वरेशियस फीडर्स, यानी कि यह खाना खसोटने वाले, यानी सब कुछ उड़ेल जाने वाले, जो गंदगी हो कुछ भी हो सब खा जाते हैं, समझ रहे हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मान लीजिए पत्ती के ऊपर आपने कीड़ा देखा होगा जिसको झांझा बोलते हैं हिंदी में, तो उसके ऊपर भी बना सकते हैं, उनको हम इंग्लिश में कैटरपिलर्स बोलते हैं, कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स आर वोरेशियस लीफ ईटर्स, यानी कि वह पत्तियां खा जाते हैं, छेक छेक कर देते हैं ना पत्तियों में, वो रेंगने वाले होते हैं, ऐसे उनको लीश बोलते हैं। चलिए यहाँ पर समझ में आया वोरेशियस का। अब देखते हैं एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट यानी कि बेशुमार, हद से ज्यादा, अति वही, अत्यधिक, खर्चा कर देना, समझ रहे। कोई भी चीज की बोलते हैं ना अथाह हो गई, तो ये वो शब्द है एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, ये है एग्रीजियस। क्या है, एग्रीजियस। कंपटीशन वाले ध्यान रखेंगे, एग्रीजियस। एग्रीजियस एक्सेसिव, समझ रहे हैं, कोई भी चीज एक्सीड कर जाए तो उसको एक्सेसिव भी बोलते हैं, एग्रीजियस भी बोलते हैं, एक्सोर्बिटेंट भी बोलते हैं। यानी आपने बेशुमार कुछ खर्चा कर दिया। मान लीजिए मैं सेंटेंस बनाता हूं इसके ऊपर, द बिल फॉर डिनर वॉज एक्सोर्बिटेंट, यानी कि जो हमने रात का खाना खाया उसका जो बिल था वो बहुत ही ज्यादा था। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट्स अ नाइस होटल बट द प्राइसेस आर एक्सोर्बिटेंट, मतलब ये काफी अच्छा होटल है लेकिन इसके जो प्राइस हैं, यानी इसका जो रेंट है बहुत ही अत्यधिक है, समझ गए बात को। तो ये ज्यादा ही होना होता है। यहाँ पर देखते हैं लास्ट शब्द हमारा कैटास्ट्रफी। कैटास्ट्रफी को आपदा, विपदा, तबाही, विनाश, बर्बादी, दुर्घटना किसी भी रूप से बोल सकते हैं, यानी कि सडन होती हैं, अचानक से। अब दुर्घटना कोई बता के तो होती नहीं, चलो मेरी दुर्घटना हो रही है, नहीं ऐसे नहीं होती। दुर्घटना हो जाती है, अचानक से होती है। कोई भी जैसे अर्थक्वेक आया, भूकंप, तो आपको थोड़ी ना पता होता है, अचानक से आता है। मान लीजिए बादल फट गया, कहीं पर बिजली गिर गई, तो ये सब सडनली होता है। तो सडन यहाँ पर आपके समझ रहे हैं, तबाही हो जाती है कहीं पर। इसको हम इंग्लिश में डेसिमेशन भी बोलते हैं। क्या, डेसिमेशन, डिवास्टेशन। डिवास्टेशन, डिजास्टर। अब देखो डिसएस्टर, यहाँ पर क्या है, डिस मतलब रूठना, एस्टर मतलब तारा, तारा एस्ट्रोलॉजी यानी तारों के बारे में बात करते हैं ना उसमें हम। तो डिसएस्टर पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था, वहां से ये शब्द विकसित हुआ है। देखो पहले तारों की पूजा की जाती थी, बोलते थे तारों का प्रकोप आ गया, अकाल पड़ गया है, पानी नहीं बरस रहा, बरसात नहीं हो रही, तो फिर ऐसी कढ़ाई रखते थे, तेल ही गरम गरम, ऐसे हाथ मारते थे, सारे मिलकर तारा खुश हो जाएगा, उसका प्रकोप हट जाएगा। तो ये डिसएस्टर मतलब तारा रूठ गया है तो विनाश करेगा, ऐसी मान्यताओं से ये शब्द प्रकट हुआ। इसको हम डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, या आम तौर पर आप जानते हैं। तो डेसिमेशन, डिवास्टेशन, डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन और कैटास्ट्रफी। इसको हम क्लैमिटी भी बोलते हैं, लेकिन वो शब्द अभी इस वीडियो में हम नहीं सीखेंगे, उसको अलग से सीखेंगे। आप इसके ऊपर यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं कैटास्ट्रफी के ऊपर, द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल कैटास्ट्रफी, यानी कि जो भूकंप था वो काफी विपदा वाला था, यानी विनाश करके गया। आप इसके ऊपर एक और सेंटेंस बना सकते हैं, द फ्लड लास्ट ईयर वॉज अ टेरिबल कैटास्ट्रफी इन विच मैनी पीपल डाइड, यानी कि जो पिछले साल बाढ़ आई थी उसमें काफी विनाश हुआ और हजारों लोग या बहुत सारे लोग मर गए। आइए यहाँ पर समझते हैं, 5 शब्द सीखेंगे। 5 शब्द में बैफल है, थ्रिफ्टी है, बारबेरिक, ग्रूसम, हेलुसिनेशन। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ये है बैफल। समझे, हैरान हो गया अचानक से, कोई चीज अचानक से आ गई, या तो भयभीत हो जाते हो या फिर आप चकित हो जाते हो, चकरा जाते हो, समझ रहे हो, ये दोनों सेंस में हो सकता है। तो इसको हैरान करना, असमंजस में डालना, स्तंभित करना, चकरा देना, चकित हो जाना, कैसे भी बोल सकते हैं आप। इसको पजल भी बोलते हैं, भूल भुलैया जिसको बोलते हैं हम। इसको बिविल्डर भी बोलते हैं, परप्लेक्स भी बोलते हैं। पजल, बिविल्डर, परप्लेक्स। इसको परप्लेक्स को असमंजस यानी कंफ्यूज कर देना,
कंफाउंड कर देना, मिस्टिफाई कर देना, ये शब्द इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोल दिए हैं समझाने के लिए आपको, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है और आपके एग्जाम में पजल यहाँ देता है, बैफल यहाँ देता है, तो भी आपको बैफल ही मार्क करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिडलिंग कर सकता है एग्जामिनर, तो वो विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे, ये वाले शब्द बिल्कुल आप याद करेंगे। चलिए इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस बैफल्ड मी कंप्लीटली, यानी कि मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ऐसा आ गया उससे मैं चकरा गया, समझ गए। एक और बना सकते हैं, द स्विंडलर ट्राइड टू बैफल हिम आउट ऑफ हिज मनी बट ऑल इन वेन। यानी स्विंडलर किसको बोलते हैं? स्विंडलर जो होते हैं वो ठग होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, यानी आपको उल्लू बनाकर, बेवकूफ बनाकर पैसा ठग लें, उनको ठग बोलते हैं स्विंडलर को। तो स्विंडलर ने कोशिश की उसका पैसा छीनने की या उसको बेवकूफ बनाकर पैसा लेने की, ऐंठने की, लेकिन ऑल इन वेन, सब खाई में चला गया, यानी सब व्यर्थ हो गया, यानी वो फेल हो गया, उसको उल्लू नहीं बना पाया। चलिए यहाँ पर देखते हैं थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी को अल्पव्ययी, अल्पव्ययी को कंजूस नहीं बोलते, यानी कम खर्चने वाला, हाथ खींचकर चलने वाला, किफायती, जिसमें फायदा हो, तो किफायती बोलते हैं। यहां पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रूगल। क्या? फ्रूगल, फ्रगल मत बोलना इसको, फ्रूगल। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल किफायती को ही बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस को आप ध्यान रखेंगे। अब महंगी वस्तु को हम बोलते हैं ना एक्सपेंसिव, अगर हम सस्ती बोलें तो आप मुझे बोलोगे चीप, लेकिन आपको दूसरा शब्द पता होना चाहिए, एडवांस, वो होता है इन एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के आगे इन लगा दो तो नेगेटिव मीनिंग हो गया, यानी सस्ता। तो इन एक्सपेंसिव मतलब चीप, यानी सस्ता। अब चलिए इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। माई मदर टोट मी टू बी थ्रिफ्टी। मेरी माँ ने मुझे किफायत करना सिखाया है, यानी हाथ रोक कर कसकर चलना सिखाया है, चीजों को नष्ट करना, व्यर्थ करना नहीं सिखाया। एक और सेंटेंस बना सकते हैं हम। सोनिया वॉज अ वेरी थ्रिफ्टी वुमेन हु नेवर वेस्टेड एनीथिंग। सोनिया एक ऐसी लड़की थी जो किफायत करने वाली थी और कभी भी वस्तुओं को नष्ट नहीं करती थी, जाया नहीं करती थी या व्यर्थ नहीं करती थी, अच्छे से चलती थी। आइए यहाँ पर देखते हैं बारबेरिक। बारबेरिक यानी क्रूर को बोलते हैं, दुष्ट व्यक्ति, असभ्य, अशिष्ट, गवारू, क्रूर, जंगली। यानी आप बोलते हो ना यार इसको तहजीब नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना आप किसी किसी को, तो ऐसे व्यक्ति को आप बारबेरिक बोल सकते हैं, जो बात बात पे बहुत ही अकड़ दिखाते हो, गुस्सा होते हो और कुछ भी ना सुनते हो और जाहिलों जैसा बर्ताव करते हो। चलिए जाहिल भी बोलते हैं, रस्टिक भी बोलते हैं इसको। रस्टिक को ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। रस्टिक, बूरिश भी बोलते हैं। क्या? बूर, BOOR या ISH लगा के एडजेक्टिव बना सकते हैं आप। इसको डोरिक भी बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड भी बोलते हैं। तो अनसिविलाइज्ड का मतलब समझ गए, यानी हम पहले क्या थे? अनसिविलाइज्ड थे ना सारे। ऐसा बोलते हैं ना कि हम सब वन मानुष थे, आदिवासी थे, उसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ाई लिखाई की, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, समझी, एक्सपीरियंस हुआ, हम चीजों को बनाना सीख गए, तो हम सिविलाइज हो गए, यानी सिविलाइजेशन में आ गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी अनसिविलाइज हैं, तो उनको अनसिविलाइज, बारबेरिक बोला जाता है। सेंटेंस बनाते हैं। द एक्सप्लोरर वॉज किल्ड बाय बारबेरिक पीपल, यानी एक्सप्लोरर जो कि खोजी था वो किनके हाथों मारा गया? बारबेरिक लोगों के हाथों, यानी कि दुष्ट लोगों के, जंगली लोगों के हाथों मारा गया। एक और सेंटेंस बनाते हैं। द बारबेरिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स हैज नो प्लेस इन एनी डिसेंट सोसाइटी, यानी कि अगर आप क्रूरता करते हो जानवरों के साथ तो ऐसा असभ्य, समझ रहे हैं, क्रूरता नहीं चलती है किसी भी अच्छी सोसाइटी, यानी किसी भी अच्छे समाज के अंदर। अब यहां पर देखते हैं ग्रूसम। ग्रूसम को बोलते हैं भयावह, डरावना, भयंकर, भीषण, क्रूप, कैसे भी समझ सकते हैं आप। चलिए इसको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है आपको। ड्रेडफुल, या तो ड्रेडफुल इधर दे सकता है, ग्रूसम इधर दे सकता है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ड्रेडफुल भी इसी को बोलते हैं, भयावह, भयानक को। मकबर, मकबर ध्यान रखना आपको, मकबर। तो जैसे मकबरा, ऐसे करके याद कर लो, मकबरा। अब मकबरे के पास मैं आपको सुला दूं पूरी रात और कोई भी ना हो और पूरा फुल अंधेरा, तो क्या होगा? आप तो डर डर के भागोगे ना। तो मकबरे से ध्यान रख लेना, मकबर, ठीक है। हाइडियस, यानी कोई पीछे से जैसे कोई छुपा हो, तो इसमें हाइड है, यानी वो डरावनी स्थिति है, तो हाइडियस भी बोलते हैं।
इसको हम फियरसम भी बोलते हैं, फियरफुल भी, फ्राइटफुल भी, हॉरिफिक भी, हॉरेंडस भी, बहुत सारे दूसरे शब्द भी हैं, लेकिन मेजर आपको ये वाले याद करने हैं, हाइडियस, मकबर, ड्रेडफुल, ग्रूसम। अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बना देते हैं, आई हर्ड सम स्टोरीज ऑफ ग्रूसम टॉर्चर्स इन प्रिजन। यानी मैंने ऐसी कहानियां सुनी है, कुछ भयानक कहानी, भयंकर कहानी की यातनाएं जो दी जाती हैं, बहुत ही डरावनी यातनाएं जेल के अंदर। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, वी लिव्ड इन अ ग्रूसम अपार्टमेंट लास्ट वीक इन मुंबई। यानी कि हम पिछले सप्ताह कहां पर रहे, बहुत ही भयानक अपार्टमेंट यानी कि घर में रहे। चलिए आइए यहां पर देखते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन को बोलते हैं मति भ्रम। क्या बोलते हैं? मति भ्रम। भ्रम बोलते हैं माया, वहम, मति भ्रम। माया बोलते हैं ना, ये जगत ही माया है, तो इसको समझने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। तो माया, तो ध्यान रखना आपको कि कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, मतलब उनको, जैसे आपने वो देखी मुन्ना भाई MBBS 2, तो उसके अंदर क्या होता है, गांधी जी उसके साथ चल रहे होते संजय दत्त के साथ, तो डेट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। यानी कोई मरा हुआ व्यक्ति जो कि आपने सत्य मान लिया, समझ रहे हो, तो केमिकल प्रोसेस ने ऐसी इमेज क्रिएट कर दी कि वो आपको सामने खड़ा हुआ नजर आता है। अगर आप कोई भी हॉरर मूवी देखकर बैठो, उसके 3 घंटे बाद आप जैसे ही सोते हो, तो मान लो कि आपकी रात में आंख खुली तो आपको लगता है सामने कोई खड़ा है, तो डेट इज हेलुसिनेशन। क्यों? आपकी ब्रेन ने इमेज बनाई है वैसी। तो भ्रम बोलते हैं इसको वगरी भी बोलते हैं, वगरी, वगैरी कैसे करके भी बोल सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। इल्यूशन भी इसी को बोलते हैं, इल्यूशन भी इसी को बोलते हैं, फैंटेज्म भी इसी को बोलते हैं, डिसिम्युलेशन भी इसी को बोलते हैं। तो पांचों शब्द याद करेंगे, एक भी शब्द छोड़ना नहीं है आपको। हेलुसिनेशन, वगरी, डिल्यूशन, इल्यूशन, फैंटेज्म, डिसिम्युलेशन। अब देखते हैं इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। The jet lag induces a mild form of hallucination. Jet lag सुना है आपने? मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पर, सपोज यहां पर ये लिख दिया मैंने, जेट लैग। तो इसको ध्यान रखना है, जेट लैग क्या होता है। यहां पर जेट यानी विमान, लैग मतलब देरी, तो ध्यान रखना है, लैग मतलब देरी। हम बोलते हैं ना लैग आ रहा है, यानी कि विलंब हो रहा है कहीं ना कहीं। जेट माने विमान। तो मान लीजिए 12 घंटे की आप एयरप्लेन से विमान यात्रा कर रहे हैं, यहां पर आप 7 बजे बैठे हैं, यानी कि दिन हो रहा था। जब दूसरे देश में उतरेंगे फिर से दिन मिलेगा, क्योंकि यहाँ रात हुई होगी, वहां पर तो दिन हो गया होगा। अब आप बोलोगे दिन में ही उतरा मैं, तो ऐसे में आपको ऐसी थकान हो सकती है जिससे आपको मति भ्रम हो सकती है कि ये क्या हुआ, समझ रहे हैं, उसको जेट लैग बोलते हैं। तो हमने एक सेंटेंस समझ लिया है इसके ऊपर। एक और बना लेते हैं सेंटेंस, हाई टेम्परेचर्स कैन कॉज जेट लैग। यानी जो ऊंचा तापमान होता है वो भी, यानी आपके शरीर में अगर गर्मी ज्यादा उत्पन्न हो जाए, आप कोई ऐसी दवाई खा लें जिसका साइड इफेक्ट हो जाए, गर्मी उत्पन्न हो जाए ब्रेन के अंदर, तो ये हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है, आपको अलग अलग रंग या फिर अलग अलग इमेजेस देख सकती हैं। आइए यहाँ पर समझेंगे 5 शब्द। 5 शब्द में पहला है प्लम, देन वी हैव स्प्यूरियस, देन वी हैव मंडेन, फिर है ऑब्स्ट्रेपरस, देन सिंटिलेटिंग। अब देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं प्लम। अब प्लम को समझो, आप इसको प्लम मत बोलना, क्योंकि प्लम एक प्रकार का फ्रूट भी है, तो उस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए आप पूरा उच्चारण करना, इसको बोलना है आपने प्लम। तो प्लम जैसे तोंद फूली हुई होती है कुछ लोगों की, बिल्कुल ऐसे गोल होती है, तो उसको बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को प्लम। या फिर बिल्कुल ऐसे बच्चे या फिर आदमी होते हैं, वो पूरे राउंडेड शेप दिखते हैं, यानी गोल मटोल जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत ही मोटे होते हैं और गोल दिखते हैं, उनको प्लम्प बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मोटा। ये यूके में काफी आम तौर पर प्रचलित है ये शब्द। यहां पर देखिए इसको स्टफी भी बोलते हैं। क्या? स्टफी। अब स्टफ क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि स्टफ्ड बर्गर दे दो या स्टफ्ड समथिंग दे दो, यानी अंदर जो इंग्रेडिएंट्स भरे हुए हैं, मान लीजिए उसमें सब्जी, टिक्की वगैरह बहुत सारी चीजें जब स्टफिंग कर दी जाती है अंदर, यानी भराव आ गया, समझ रहे हो, तो शरीर में भी भराव आ गया है, फूल गया है, तो स्टफी बोलते हैं। वॉल्यूमिनस भी बोलते हैं। क्या? वॉल्यूमिनस, आपको ध्यान रखना है, यानी वॉल्यूम बढ़ चुका है, वॉल्यूम समझ रहे हो, है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, वैसे ही शरीर का भी जो फैट है वो भी इंक्रीज सिचुएशन में कॉर्स भी बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना है। तो ये 3 शब्द आप याद करेंगे इसके साथ, प्लम के साथ। इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं,
शी इज बिगिनिंग टू प्लम्प आउट राइट नाउ, मतलब कि वह मोटी होती जा रही है। समझ रहे हो? प्लम्प को आप ऐसे ध्यान रखना, बेसिकली राउंडेड शेप में स्टमक होती है। ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको कि वैसे तो बिल्कुल पतले हो सकते हैं, बट तोंद इतनी आगे हो सकती है और पूरी गोल हो सकती है। और आमतौर पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बियर पीने वाले ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपको ध्यान रखना है, प्लम्प होता है वो। चलिए यहाँ पर देखते हैं स्प्यूरियस। क्या? स्प्यूरियस। स्प्यूरियस को फेक बोलते हैं। फेक यानी नकली, जाली, बनावटी, कृत्रिम या फिर भ्रामक। ऐसा नहीं बोलते भ्रामक जानकारी दे रहे हो आप, यानी आप गलत जानकारी दे रहे हो, फेक नकली जानकारी दे रहे हो, तो इसको फलेशियस भी बोलते हैं। क्या? फलेशियस मतलब कि फॉल्स है वो। फलेशियस, बोगस, ये हिंदी में हम आमतौर पे बोलते हैं ना, यार बोगस बात मत कर, है ना, ये तो बोगस है। तो बोगस इंग्लिश का शब्द है, तो बोगस का मतलब भी व्यर्थ है, एक तरीके से बेकार की बात है। फिक्टिशियस। फिक्टिशियस आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको भी नकली बोलते हैं, फेक बोलते हैं। तो फिक्टिशियस, स्प्यूरियस, फलेशियस, बोगस। तो हमारे पास 4 शब्द हो गए याद करने को। इसके ऊपर मैं सेंटेंस बनाता हूं। A jury rejected spurious claims that the police created evidence, यानी कि जो जूरी है यानी न्यायाधीश है, उसने खारिज कर दिया है जो कि एक तरीके से दावा किया गया था कि पुलिस ने ही सबूत को बनाया है। एक और बना लेते हैं इसके ऊपर। He was arrested in 1980 on spurious corruption charges, ऐसे करके बना सकते हैं हम, यानी कि वह करप्शन के चार्जेस में कब? 1980 में गिरफ्तार किया गया था। अब देखते हैं मंडेन। कुछ लोग इसको मुंडेन बोल देते, मुंडी से नहीं है, मंडेन है, ये ध्यान रखना है। तो मंडेन बोलेंगे आप। मंडेन जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं ना, साधारण, तो साधारण बोलते हैं, सांसारिक बोलते हैं, लौकिक बोलते हैं। अब बोलते हैं ना हम लौकिक जगत, यानी इस जगत की बात हो रही है, इसमें स्पिरिचुअली बात नहीं हो रही है, यानी कि आप ना तो स्वर्ग की बात कर रहे हैं ना किसी ऐसी जगह की जो यहाँ से अलग हो सकती है। मान लीजिए यूटोपिया, है ना, तो यूटोपिया या फिर वंडरलैंड, काल्पनिक जगत की बात कर रहे हैं आप, तो ये चीज इसमें नहीं होती। तो मंडेन यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी डल पड़ जाना, नीरस होना, मजा ना आना किसी भी चीज में, तो उसको भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी, साधारण को बोलते हैं। वर्ल्डली, सांसारिक। प्रोफेन, लौकिक को भी बोलते हैं। प्रोफेन का एक और मीनिंग बताया था मैंने पिछले पार्ट में, इसको लौकिक भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। I found this job very mundane, यानी जो मैं काम कर रहा हूं वो काफी डल किस्म का है, मजा नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं अपस्ट्रैपरस। क्या? आपको कैसे बोलना है? अपस्ट्रैपरस। अपस्ट्रैपरस, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, 10 बार कम से कम बोलना है अपस्ट्रैपरस। ठीक है, ऑब्स्ट्रैपरियस करके कुछ नहीं बोलना आपको, अपस्ट्रैपरस। प्रचंड को बोलते हैं, उपद्रवी को, उधम मचाने वाले को, कोलाहल में, यानी शोर शराबा हल्ला जो कर देते हैं वो लोग अपस्ट्रैपरस कहलाए जाएंगे। तो इसको क्लैमरस भी बोलते हैं। क्या? क्लैमरस। एक्सक्लेमेटरी, आपने पढ़ा है इंग्लिश में, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं हम ऐसे वाला, तो एक्सक्लेमेटरी यानी जो सडन फीलिंग हो, अचानक से शोर मचा दिया आपने, बोला अबे तेरे की, समझ लो, अबे तेरे की, ऐसे करके बोला आपने, तो एकदम झटके से बोला ना, तो कोलाहल में था। फरविट। अब फरविट भी इसी चीज को बोलते हैं, उपद्रवी को बोलते हैं। इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। He becomes obstreperous when he takes a few drinks, यानी वह उद्यमी बन जाता है, यानी प्रचंड बन जाता है, शोर शराबा करने लगता है। किसके बाद? पीने के बाद, थोड़ी बहुत पीने के बाद। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए, ध्यान रखना आपको कैसे बोलेंगे, सिंटिलेटिंग। तो ILL को आपको प्रोनाउंस नहीं करना, आपने ऐसे बोलना है सीधा, सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग। क्लियर? तो सिंटिलेटिंग मतलब चमकना होता है, जिसको हम ग्लिटरिंग बोलते हैं, या झलकना होता है। तो ग्लिटरिंग इसी को बोलते हैं, ग्लिटरिंग। शिमर, तो शिमर को ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे शिमरिंग हो रही है, यानी कुछ चमक रहा है, या हो सकता है मेरे बालों पे कुछ चमक रहा हो। ग्लिस्टन भी इसी को बोलते हैं, यानी ग्लिटर से ही ग्लिस्टन भी निकला है। चलिए ग्लिस्टन को ध्यान में रखना आपने। फिर ब्राइटन, यानी किसी को चमकाया गया, तो ब्राइट मतलब चमकीला होता है, और ब्राइटन यानी चमकाया। स्पार्कल भी इसी को बोलते हैं, जो स्पार्कल्स आती हैं आपने देखा होगा, जिसको हम चमकीली बोलते हैं, है ना, चमकीली बोलते हैं ना हिंदी में,
तो वो मृगान भी बोलते हैं हम शायद उसको, है ना। तो वो जब गिरते हैं हम तो उसमें से चमक आती है फ्रेगमेंटेड वे में, तो उस चीज को बोलते हैं। तो ये पांचों शब्द आपको याद करने हैं, ग्लिटरिंग, शिमर, ग्लिस्टन, ब्राइटन, स्पार्कल, और छठा तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही, सिंटिलेटिंग। अब सिंटिलेटिंग के ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं, यू वर सिंटिलेटिंग ऑन टीवी लास्ट नाइट, यानी कि टेलीविजन के ऊपर आप किसी प्रोग्राम में थे और आप काफी चमक रहे थे, है ना। तो मेकअप शेकअप करके आते हैं तो चमक आ जाती है। तो ऐसे में आप किसी की तारीफ के तौर पर इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, यू आर सिंटिलेटिंग राइट नाउ, है ना, कि आप काफी चमक रहे हो। तो ऐसे करके याद कर लेना इसको। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे, तब तक के लिए मैं बोलूंगा धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।